हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नई आने वाली एक बम्पर भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जल्दी ही भर्ती आने वाली है और हम सभी इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं। और मार्केट में ऐसी खबरें खूब इस समय हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर एलडीसी की भर्ती आने वाली है। इस एलडीसी में अब की बार पोस्ट भी काफ़ी सारी आने की उम्मीद है। लगभग 15,000 के आसपास पदों की अपेक्षा सभी लोग कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट किस किस तरह से एलडीसी का सिलेबस रहता है, किस तरह से एलडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा की तैयारी करने का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो यही है, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी, इस बार ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर की वजह से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं। और राजस्थान में कुछ वर्षों से एक बदनामी का दाग सा लग गया था कि राजस्थान में कुछ चीज़ टाइमली पूरी नहीं होती। इसलिए सरकार भी जाते जाते मतलब अपने अंतिम वर्ष में गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि सभी चीज़ों को टाइमली मैनर में पूरा किया जाए। इसलिए जिस दिन भर्ती आएगी उसके बाद में जो बच्चा तैयारी शुरू करेगा, जो तब जागेगा, उसके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाद में पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर एक सामान्य विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहा है या जो फुल टाइम सिर्फ तैयारी नहीं और भी काम करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के दिन आप तैयारी शुरू करें, भर्ती का बिल्कुल वेट ना करें। और जैसे ही आप तैयारी शुरू करेंगे तो जब वैकेंसी आएगी, बाकी बच्चा तब पढ़ना शुरू करेगा, आप तब रिवीजन के मोड में चले जाएंगे। इस भर्ती में कट ऑफ काफ़ी ऊंची जाती है और इस बार तो कट ऑफ और भी ऊंची जाने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए समय के साथ में चीज़ें सुधर रही हैं, बच्चे ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं, सुविधाएँ बढ़ गई हैं और कट ऑफ हर बार ऊंचा जाएगा। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ेंगे। एक ऐसी भर्ती है जिसमें 14-15 लाख से ज़्यादा बच्चा परीक्षा देगा। तो इसलिए कमर कस लीजिए और आज से तैयारी शुरू कीजिए, एक अच्छी गाइडेंस के साथ में, एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ में। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये भर्ती के एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो अपेक्षित पद हैं, पोस्ट हैं, उन पोस्ट की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो पोस्ट होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15,000 पोस्ट होंगी। इसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक तो यही एक्सपेक्टेशन है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। और क्यों इस भर्ती के अंदर इतना सारा बच्चा, इतना एप्लीकेंट होता है, उसका कारण है इसके लिए जो योग्यता है वो है 12th 12वीं। तो आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी विषय के साथ में अगर 12वीं क्लास पास की है तो आप इस भर्ती के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हैं और पेपर दे के सीधा आप नौकरी पा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान में आजकल सभी भर्तियों के अंदर एक योग्यता साथ में जोड़ दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और उसके लिए आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे एक नॉर्मल बात पूछते हैं, हमेशा एक डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा 12वीं का रिजल्ट आया नहीं है, हमारा 12वीं का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं। अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है और आपको उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम की डेट होगी उससे पहले पहले आपका अगर रिजल्ट आने की अपेक्षा है, तो आप डेफिनेटली इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अच्छा, तो योग्यता आपको पता चली कि 12वीं और RSCIT दो चीज़ों की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी हम बहुत छोटे हैं, क्या हम इस परीक्षा में बैठ सकते हैं? तो देखिए, ये आपको एक बात चेक करनी पड़ेगी कि आपकी जो आयु है, एज है, वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। किस डेट को वो गवर्नमेंट बताएगी। जैसे कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि 1 जनवरी 2022 को डेट चेक करेंगे, कभी गवर्नमेंट बोलती है 1 जनवरी 2023 को चेक करेंगे। वो नोटिफिकेशन से पता चलेगा। आपकी उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है तो उस केस में आपकी मैक्सिमम एज जो हो सकती है वो 40 हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए ये उम्र आपको पता ही है कि फीमेल्स को और जो SC ST OBC कैटेगरी है उनको, जो एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विस मैन है उनको, जहाँ जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ पे ये एज जो है, विडोज़ वगैरह को, उसमें ये एज ज़्यादा उनको छूट मिल जाती है। तो किसी कैटेगरी में 45 साल, किसी में 50 साल, और विडोज़ वगैरह के लिए, उनके लिए तो राजस्थान के अंदर अपर लिमिट नहीं है। तो इस तरह से ये आपकी उम्र का क्राइटेरिया है। लेकिन ज़्यादा लोगों को जो कंसर्न होगा वो इधर की साइड होगा कि न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, क्योंकि 12वीं पास कुछ बच्चे जो हैं उनकी उम्र यहाँ तक नहीं पहुँची होती। तो ये हमें पता चला कि अच्छा, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए।
अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो कैसे होगा। देखिए, इसका सिलेक्शन 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में कैसे? पहले स्टेप के अंदर आपको एक स्टेप 1, उसमें आपको एक लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। लिखित परीक्षा कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली। तो सबसे पहले आपको एक लिखित परीक्षा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो फाइट करना पड़ेगा। जो बच्चे इस एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे उनको बाद में एक टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। टाइपिंग टेस्ट जब लिया जाता है तो टाइपिंग टेस्ट दोनों मीडियम में होता है। आपको 10 मिनट के लिए हिंदी की टाइपिंग करनी है, 10 मिनट के लिए आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, और हिंदी और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग जब आप करेंगे तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार इसके 25 नंबर हुआ करते थे, तो 25 मार्क्स की ये टाइपिंग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइपिंग तक तो वही बच्चे पहुँचेंगे जो इस लिखित परीक्षा को पास करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात बनती है कि लिखित परीक्षा में क्या आएगा, उसको कैसे पास करें। तो देखिए, यहाँ पे इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पेपर में 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। एक को हम लोग बोल देते हैं पेपर 1 और एक को हम बोल देते हैं पेपर 2। 2 परीक्षाएं, 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक को पास करने के बाद दूसरा देना है, मतलब जैसे प्री और मेन परीक्षा होती वैसे नहीं है। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। नॉर्मली अभी तक 2 शिफ्ट में होते आए हैं, तो सुबह की शिफ्ट में पेपर 1 लगेगा, उसके बाद आपको लंच ब्रेक मिलेगा और उसके बाद दोबारा पेपर में बैठेंगे, पेपर 2 में अपीयर होंगे। इन दोनों के अंदर ही जो नंबर्स हैं वो 100 नंबर का पेपर होता है, तो पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। आपको इसे सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा दोनों पेपर के लिए अलग अलग, और इन दोनों परीक्षाओं के अंदर 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस, तो ये आपको सॉल्व करने होंगे। इनमें दोनों में आपको एक मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा जाता है, कम से कम उतने नंबर लाने ज़रूरी हैं। अगर उतने नंबर नहीं आए तो फिर आप आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो हर बार बदल जाता है। पेपर 1 में नॉर्मली 40% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया और इधर भी 36% के आसपास मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रहता है। इससे कम अगर आपके नंबर आते हैं, जैसे इसका मतलब है पेपर 1 में मान लो आपके नंबर आ गए 80%, लेकिन यहाँ पे आपके नंबर आए 20%, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो दोनों में अलग अलग इतने इतने नंबर आपको लाने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। डेफिनेटली होगी। तो एलडीसी की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी तक हर 3 क्वेश्चन के लिए एक, मतलब हर गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं। यूँ मान लीजिए कि भाई 3 गलत क्वेश्चन करने पे एक सही क्वेश्चन का बलिदान आपको कर देना पड़ता है। और नेगेटिव मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। को बहुत सारे बच्चे जो मार्जिन पे, हाशिए पे अटक जाते हैं, सिलेक्शन होते होते 2-4 नंबर से रह जाते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो सही क्वेश्चन करते करते गलत भी काफ़ी कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनके 2-4 नंबर कट जाते हैं और वो सिलेक्शन होने से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। उस पे हम लोग स्ट्रेटेजी पे आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरह से इस नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए और कैसे तैयारी की जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पेपर 1 है इसका सिलेबस क्या होगा और पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा। तो आइए एक एक करके चेक करते हुए चलते हैं कि पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना है और पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है, कौन सा पेपर इसमें कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले चलते हैं फेज़ 1 पेपर 1 में। पेपर 1 बेसिकली सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, इन 3 चीज़ों के बारे में है। 3 घंटे का इसके अंदर समय मिलेगा, 100 नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में जीके या जनरल नॉलेज बोल देते हैं। ये अपने आप में आकाश के नीचे जितनी चीज़ें हैं सबको कवर कर लेता है। तो सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस क्योंकि डिफाइंड है, तो अगर हम देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सामान्य ज्ञान में जीके में सबसे पहले हमें पढ़ना है समसामयिक मामले। समसामयिक मामलों का मतलब हो गया कॉन्करेंट इश्यू या करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपके राष्ट्रीय, प्रादेशिक आएंगे। इसका मतलब है आपको ये पढ़ना है कि राजस्थान में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ, करंट अफेयर क्या चल रहा है। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है कि कोई संगठन, कोई घटनाएं, इस तरह की जो चर्चा में, संस्थाएं चर्चा में, उनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ आपको पढ़ना है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मतलब आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी के अंदर भी स्पेसिफिकली आपको भारत की इकोलॉजी, भारत का वन्य प्राणी और राजस्थान की भौतिक दशाएं, उसमें भी जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनजाति, जनसंख्या, सब कुछ। तो दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी के कुछ फीचर्स वो आपको पढ़ने होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बेसिक जानकारी चाहिए कि राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास की स्थिति क्या है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द राजस्थान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट और एग्रीकल्चर इन द स्टेट, ये भी आपको जानना है, जिसमें
राजस्थान में प्रमुख फसलें कौन सी हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं, ये लगभग ये चीज़ें, इनमें से कुछ हिस्सा जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते समय कवर हो जाता है और कुछ हिस्सा हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि ये आर्थिक योजनाएं कौन सी चल रही हैं इस समय, विकास योजनाएं कौन सी चल रही हैं, वो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, अभी हम सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान के अंदर आगे हमें पढ़ना है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, राजस्थान का हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर, जिसके अंदर राजस्थान में मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, मतलब इससे पहले का इसके बाद का कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो क्लियर है यहाँ पे कि हमें मध्यकालीन से शुरू करना है, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं वो नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक चेतना, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोल देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान, आधुनिक इतिहास। उसके अंदर हमें राजनीतिक पुनर्गठन पढ़ना है, इंटीग्रेशन राजस्थान का एकीकरण जिसको बोलते हैं वो पढ़ना है, हमें लोक भाषाएं पढ़नी है, साहित्य पढ़ना है, लोक संगीत पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है, राजस्थान के संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, देवियाँ, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। और इसके साथ एक बड़ा नॉमिनल सा मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये तो हमें पढ़ना ही है। ये सारी चीज़ें कुछ अब नॉर्मल नहीं है। राजस्थान में आपने किसी भी भर्ती की तैयारी की है या करनी है तो ये सभी भर्तियों में होता है, तो ये सभी जगह पढ़ना है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपका स्टार्ट है। आगे आने वाली हर भर्ती में जब आप किसी में भी पेपर देंगे तो ये आपके काम आने वाला है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पहला और आखिरी पेपर हो, आपको कम से कम इस नौकरी के लिए दोबारा पेपर ना देना पड़े, अगली बार आप ये नौकरी पाके इससे और ऊँची बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करें। उसके बाद आगे देखते हैं, हमें पढ़ना है राजस्थान का औद्योगिक विकास। तो ये राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है, इसके अंदर राजस्थान की इकोनॉमी का हिस्सा है, कौन से प्रमुख उद्योग हैं, औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, राजस्थान में ऊर्जा की संभावनाएं क्या है, सारी चीज़ें। यहाँ पे आके हमारा जीके का सिलेबस खत्म हो जाता है और अब हमें पढ़ना है एवरीडे साइंस या डेली साइंस। डेली साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए इसको देखते हैं ज़रा। डेली साइंस में अगर हम लोग चेक करें तो डेली साइंस में एक तो हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये भी सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हिस्सा है, आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको पढ़ना है धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, मेटल, नॉन मेटल और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये सब पढ़ना है। इसके साथ में हमें पढ़ना है कि सामान्य जीवन में जो बेसिकली यौगिक समीकरण काम आते हैं, महत्वपूर्ण यौगिक काम आते हैं, वो भी हमें पढ़ना है। कार्बन एंड नॉन कार्बन, ये सब हमें पढ़ना है। और इसके साथ में हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अगर लाइट का प्रकाश यहाँ पड़ा तो इसके पार जाएगा या नहीं, और किस तरह से। एनीवे, उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं बिजली संबंधी, इलेक्ट्रिसिटी संबंधी क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन, ओम्स लॉ या ओम का नियम क्या है, विद्युत सेल क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ ये भी पढ़ना है कि अगर घरेलू उपकरणों का रख रखाव करना हो, मेंटेनेंस करना हो, तो उस समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। और हमें पढ़ना है अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमें यह भी पढ़ना है कि हमारा जो स्पेस है उसके संबंध में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में क्या हुआ है। और इसके साथ साथ अनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जर्नल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, वो हमें पढ़ना है। क्रोमोसोम्स के बारे में हमें पढ़ना है, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें अगली चीज़ पढ़नी होती है पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडी। इसके अंदर बेसिक बातें आती हैं जिसको हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम के साथ जोड़ के पढ़ लेते हैं। तो उसमें पढ़ना है हमें कि इकोसिस्टम एनर्जी कैसे फ्लो होती है, और हमें पढ़ना है कि बायो पेटेंट क्या चीज़ है, हमें पढ़ना है कि नए पौधों की किस्मों का डेवलपमेंट कैसे होता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। इसके साथ हमें पढ़ना है कि जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, उनका आर्थिक महत्व क्या है। और एक बड़ी कॉमन चीज़ जिसको एक बार पढ़ लो हर वैकेंसी में काम आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं रक्त समूह। रक्त समूह का मतलब हो गया आपका ब्लड ग्रुप्स, तो उसमें ब्लड ग्रुप भी हमें पढ़ना पड़ता है, RH फैक्टर भी पढ़ना पड़ता है ना। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हमें पढ़नी पड़ती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है मानव में होने वाले रोग। अगर आप ये चीज़ें पढ़ लें तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे। अगला जो हमारा सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का है, गणित का सिलेबस है। गणित के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए मैथमेटिक्स में यहाँ पे हमें मेनली कंसंट्रेट करना होता है बेसिक कैलकुलेशन पे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आते, लेकिन होता ये है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे स्कोर ठीक ठाक कर लेते हैं अगर मेहनत करें तो। हमें पढ़ना है वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग,
मतलब स्क्वायर, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमें पढ़ना होता है गुणनखंड और बहुपद के गुणनखंड समीकरण और रैखिक समीकरण, दो चर वाले द्विघात समीकरण, लघुगणक, ये सब पढ़ना है। अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सारा का सारा हमारे लिए नंबर सिस्टम कहलाता है। तो एक बार नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं तो ये एरिया तो इजीली कवर हो जाता है। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन या अनुपात समानुपात पढ़ना होता है। परसेंटेज हमें पढ़ना है। लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। पार्टनरशिप या साझा हमें पढ़ना है। सरल ब्याज हमें पढ़ना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना होता है और बट्टा, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ तक जो था ये अंकगणित वाला पोर्शन था। उसके बाद में थोड़ा बहुत हमें क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, तो ट्रायंगल्स और लाइंस पढ़नी है। सरल रेखीय आकृतियां हमें पढ़नी है, सिंपल जो डायग्राम्स हैं वो पढ़ने हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, मतलब त्रिभुजों के संबंध में जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आप सभी पढ़ेंगे, तो त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। दो बिंदुओं के बीच में दूरी, वृत्त के बारे में, शंकु के बारे में, बेलन के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें, घनाभ, गोला, ये सब क्षेत्रफल, आयतन हमारे सिलेबस में है। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रमिति का भी एक मेजर हिस्सा हमारे सिलेबस में है। उसके साथ साथ कोणों के अलग अलग माप, न्यून कोण की त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ऊंचाई दूरी की सामान्य प्रॉब्लम, तो ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और उसके साथ आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी व सूचकांक, स्टैटिस्टिक्स आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम लोग मीन, मोड, मीडियन, माध्य माध्यिका, बहुलक, ये सब पढ़ते हैं। तो वो माध्य माध्यिका, बहुलक ही बेसिकली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। जन्म और मृत्यु का सांख्यिकी, जिसको हम लोग सांख्यिकी की भाषा में बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो ये सभी कुछ हमें पढ़ना है। तो सिलेबस काफ़ी वाइड है, सिलेबस कमज़ोर नहीं है, काफ़ी वाइड सिलेबस है, बहुत मेहनत मांगता है। और पिछली बार की कट ऑफ 60% क्रॉस कर गई थी, अब की बार भी उम्मीद है कि कट ऑफ काफ़ी ऊंचा रहेगा। तो आप इस बात के लिए मन से तैयार रहें कि अगर बहुत मेहनत नहीं की तो यहाँ पे सिलेक्शन की दूर दूर तक कोई चांस, कोई संभावना नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 अगर हम लोग चेक करेंगे तो पेपर नंबर 2 में हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पेपर नंबर 2 में 2 पेपर हमें तैयार करने होते हैं, सिर्फ जनरल हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी, ये 2 ऐसे पेपर हैं जो आपका चयन पक्का करेंगे, जो आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे। अगर ये 2 पेपर पक्के हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अच्छी तैयारी करें तो आप एडवांटेज ले जा सकते हैं, नंबर आगे ले जा सकते हैं। पहले पेपर में जो जीके है, जीके में बहुत ज़्यादा नंबर लाना संभव नहीं हो पाता, कई बार बहुत कोशिशों के बाद जीके में नंबर नहीं आते। दूसरी तरफ हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो जीके में नंबर नहीं आते, दूसरा क्या होता है करंट अफेयर वगैरह में आप खूब तैयारी कर लो, मेहनत खूब लगती है, लेकिन बहुत कम वहाँ से नंबर लाने की संभावना होती है। गणित कुछ बच्चों की बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो इन सारी समस्या, कुछ बच्चों का साइंस का बैकग्राउंड कमज़ोर होता है, तो उनको तैयार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तैयारी हो सकती है। बट यहाँ से नंबर खींच के लाए जा सकते हैं। बट विडम्बना ये है, समस्या ये है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ स्कोर नहीं कर पाते, और यहाँ स्कोर नहीं तो आप दौड़ से पहले ही बाहर हैं। तो यहाँ तो आपको एकदम को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। आइए देखते हैं हमें सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पे संधि और संधि विच्छेद तो होता ही है, तो वो हमें पढ़ना है। तो संधि और संधि विच्छेद पढ़ना है। हमें समास पढ़ना है, समास में समासिक पदों की रचना और समास विग्रह दोनों चीज़ें ही पढ़नी है। उसके साथ हमें उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पर्यायवाची शब्द, ये भी हमें पढ़ना है। विपरीत शब्द या विलोम शब्द पढ़ने होते हैं। अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म हमें पढ़ना है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ये हमें पढ़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों को पहचानना, वाक्य शुद्धि, उसके साथ साथ वाच्य, वाच्य में कृत वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, ये तीनों के तीनों हम लोगों को पढ़ने हैं। अशुद्धि जब हम पढ़ेंगे तो साथ में ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अशुद्धि का कारण क्या है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को चक्कर आते रहते हैं, बच्चे ठीक से नहीं कर पाते। क्रिया, क्रिया के अंदर क्या पढ़ेंगे आप? क्रिया के अंदर आप पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रियाएं, ये भी हमें पढ़नी है। वाक्यांश के लिए वन वर्ड, एक सार्थक शब्द हमें पढ़ना है। हमें मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ना है। अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं जो ऑफिस में कामकाज में यूज़ होते हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये समझ लीजिए कॉमन है, ये यहाँ भी मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो अगर इसको यहाँ तैयार कर लें तो इंग्लिश में और यहाँ पे कॉमन चल जाता है। मतलब इंग्लिश में पढ़ना है कि जो अंग्रेजी शब्द है उनका हिंदी में मीनिंग, और यहाँ पे हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूपांतरण, वो दोनों पारिभाषिक शब्द दोनों जगह आते हैं।
उसके बाद आपको सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में रूपांतरण करना, मतलब ट्रांसलेशन करना है। ये भी तभी हो सकता है जब आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों ठीक है, अदरवाइज आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। ऑफिस में जो एलडीसी बनेंगे उनका बेसिक काम होता है, ऑफिस में चिट्ठियाँ आती हैं, लेटर्स आते हैं, और उन कार्यालय पत्रों का जवाब देना होता है, उनको रख रखाव करना होता है। तो उसके संबंध में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हिंदी का सिलेबस आपने देखा, देख के ही पता चल जाता है कि जो वाइडेस्ट पॉसिबल सिलेबस है वो है। तो बहुत अपेक्षाएं हैं आपसे कि इतना सारा सिलेबस आप कवर करके जाएंगे। जो बोर्ड है वो आपसे काफ़ी अपेक्षाएं रखता है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा सिलेबस आता है अंग्रेजी का। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले तो बेसिक हमें पढ़ना है टेंसेस। तो टेंस पढ़े बिना अंग्रेजी पढ़ी नहीं जा सकती, तो सबसे पहले तो हमें टेंस ही पढ़ना है। टेंस पढ़ने के साथ साथ हमें पढ़ना है वॉइस। वॉइस के अंदर हम लोग एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के वॉइसेस पढ़ेंगे। हमें नरेशन पढ़ना होता है, जिसके अंदर नरेशन में आपको पता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों आप पढ़ेंगे ही। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को बदलना, जैसे कि सकारात्मक सेंटेंस को नकारात्मक में, असर्टिव को नेगेटिव में बदलना, या प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी में बदलना, या वाइस वर्सा। तो एक साधारण वाक्य को सीधे सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक, प्रश्नवाचक में बदलना, प्रश्नवाचक को सिंपल बनाना, इस तरह की एक्सरसाइज आपकी आती है। अंग्रेजी जब आप पढ़ेंगे तो ग्रामर पढ़ने में आर्टिकल और डिटरमाइनर्स ना पढ़ें, ऐसा संभव नहीं है। तो आर्टिकल्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अलावा आपसे प्रीपोजिशन के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्जन, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्जन, ये भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। इसके साथ सिलेबस देखिए कितना बड़ा है। इसके साथ में आपसे पूछा जाएगा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि पूछी जाएगी, जिसके अंदर कई तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे उसके अंदर सब्जेक्ट की गलतियाँ हो सकती हैं, वर्ब की गलतियाँ हो सकती हैं, उसके अंदर कई शब्दों की जो स्पेलिंग है वो गलत हो सकती है, शब्दों को गलत तरह से यूज़ किया हुआ हो सकता है, उस सब आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स। यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि हिंदी में जब आप पढ़ के आते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं, कॉमन है ये। हिंदी में भी शब्द हैं और यहाँ भी, तो वही कॉमन कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ने हैं सिनोनिम्स। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में तो थोड़ा ध्यान देंगे तभी हो पाएगा। हिंदी में कई बार हिंदी टू हिंदी वर्ड भी पूछे जाते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द पढ़ने हैं, विपरीत शब्द एंटोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड या पूरे पैराग्राफ के, पूरी लाइन के लिए एक शब्द, वो पढ़ना है। और इसके साथ साथ हमें प्रीफिक्स और सुफिक्स पढ़ने होते हैं। प्रीफिक्स और सुफिक्स जैसे हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय होते हैं ना, ये वैसे ही हैं, वो पढ़ने। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, वो हम लोगों को जानने हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि हमारे पास पूरा पैसेज हो, उसको पढ़ के आंसर देना हो, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, तो वो कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास हो सकता है। और इसके साथ में हमें लेटर्स का, पत्रों का ज्ञान होना चाहिए। पत्रों का ज्ञान वहाँ पे हम हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में, और यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना होगा कि डेमी ऑफिशियल या डीओ लेटर क्या होता है, ऑफिशियल लेटर किसे बोलते हैं, नोटिफिकेशन किसे बोलते हैं, सर्कुलर किसे बोलते हैं, नोटिस क्या होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। और यहाँ भी जो है वो पैटर्न वही रहेगा। इसका पैटर्न क्या होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे, 150, 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 इंग्लिश के, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। और सभी क्वेश्चन के बराबर बराबर नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखिए यहाँ से आपको ये पता चलता है कि एलडीसी का सिलेबस किस कदर कॉम्प्लिकेटेड है, कितना परेशानी भरा, कितना मुश्किल सिलेबस है, बहुत बड़ा है। तो अगर आप इंतज़ार करेंगे और लास्ट मोमेंट पे जागेंगे तो आपसे सिलेबस पूरा कवर कर पाना ही मुश्किल होगा। और बाद में सारे के सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और है, मैक्सिमम जगह एक फॉर्मेलिटी करके इसको छोड़ दिया जाएगा कि फटाफट कुछ पढ़ाया और निकल गए। तो एक अच्छी स्टडी के बिना सिलेक्शन श्योर होना मुश्किल है। तो थोड़ी मेहनत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तैयारी हो सके और अभी प्रॉपर समय है, अभी से आप इस तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सफल स्टेप के साथ में जुड़ें। हम लोग आपको इस बात का आश्वासन देते हैं कि बाज़ार में सबसे अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको ये तैयारी करवाई जाएगी। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में आपको ये कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। तो जो भी आपको पसंदीदा मोड हो, आप ऑनलाइन के साथ जाना चाहते हैं ऑनलाइन करें, ऑफलाइन के साथ जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन करें। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश को लेके कन्फ्यूज़न है कि हमें मीडियम इंग्लिश चाहिए, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और यूज़फुल सेशन के साथ में। तब तक के लिए यूं ही हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो की श्रृंखला में आने वाली सीरीज़ में हम आपके साथ में
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई में जो वैल्यू एडिशन हम कर सकें वो करें। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।